बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स। आज हम आपको शुरू करवाएंगे 10th क्लास का फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर। तो चैप्टर शुरू करवाने से पहले हम एक दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक है आज आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपको हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन से पहले सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मोशन किसे कहते हैं। अब मोशन किसे कहते हैं कि जब कोई भी जिस्म, कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है, उसकी पोजीशन की चेंज होने की वजह से जो उसकी कंडीशन होती है उसको हम मोशन कहते हैं। अब मोशन की कितनी टाइप हो सकती है। मोशन रैंडम भी हो सकती है, मोशन लीनियर भी हो सकती है, सर्कुलर भी हो सकती है। अब मोशन ही की एक टाइप है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब स्टूडेंट्स, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अ बॉडी is said to be vibrating if it's move back and forth to and fro about a point. Another term for the vibration is oscillation. सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टूडेंट्स हम वाइब्रेशन भी कहते हैं और ओसिलेशन भी कहते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि कोई भी बॉडी किसी एक ख़ास नुक्ते के इर्द गिर्द या फिर आगे पीछे या ऊपर नीचे वो हरकत करती है। इसकी मिसाल जो आपकी डेली लाइफ में शामिल होती है वो आपके पास मिसाल सबसे पहले आती है स्पाइडर की। अब स्पाइडर जो है वो अपने इर्द गिर्द जाल बुनता है। अब जाल बुनने के बाद अगर उसके जाल में कोई शिकार फंस जाता है तो उसके जाल में वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन कैसे, मतलब कि उसका जाला जो बना हुआ होता है वो ऊपर नीचे हरकत शुरू कर देता है। अब फ़ौरन ही जो स्पाइडर है वो इसको डिटेक्ट करता है और अपने शिकार की तरफ मूव करता है। किसको फॉलो करते हुए? वाइब्रेटरी मूवमेंट को फॉलो करते हुए। सेकंड एग्जांपल जो आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है वो है स्विंग की। अब आप पार्क में जाते हैं, झूला झूलते हैं, तो क्या देखते हैं आप कि जो पिंक का झूला है अगर हम उसे मूवमेंट करें तो वो कहाँ किसकी जानिब मूव करता है? ऊपर की जानिब मूव करता है। यहाँ पे देखो, आप नज़र आ रहे हैं, ये देखो ये लड़की है झूला झूल रही है। जैसे इसे हम पुश करेंगे तो ये ऊपर की जानिब जाएगी, लेकिन जब हम इसे पुश करना छोड़ देंगे तो ये दोबारा अपनी मेन पोजीशन यानी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ आएगी। अब ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जब वो आती है तो क्या ये यहाँ स्टे करेगी? नहीं। जो हमने इसे फोर्स लगाई थी वो फोर्स इसके अंदर स्टोर होती है। स्टोर होने की वजह से ये जो मोशन है वो मेन पोजीशन पे रुकती नहीं है, बल्कि आगे की तरफ जो है मूव करना शुरू कर देती है। अब ये मोशन कब तक ऐसे रहेगी? जब तक हमारी दी गई फोर्स इसके बाद ख़त्म ना हो जाए। तो ये जो है वो स्लो होती जाएगी और एट द एंड ये रुक जाएगी। लेकिन स्लो होने के दौरान ये मेन पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वो हरकत करती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेन पोजीशन क्या है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सा अब आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि इस वक्त जब जो आपकी जो ये नज़र आ रही है लड़की, ये इस वक्त रेस्ट पोजीशन पर है। अब रेस्ट पोजीशन पे से जब हम इसे मूव करते हैं तो हमारे पास ये जो है रेस्ट पोजीशन से मूव करने के बाद ये ऊपर की जानिब मूव करती है और फिर दोबारा उसी पोजीशन में जब आती है तो रुकती नहीं है, बल्कि ये ऊपर की जानिब हरकत करती है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये हरकत कब तक कंटिन्यू करती है? जब तक हमारी दी गई फोर्स इसके पास ख़त्म ना हो जाए। अब इसी तरह स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसे वाइब्रेटरी और ओसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारा आपको कान दिखाई दे रहा है। अब ये कान जो है हमारी बेस्ट एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की। वो किस तरह मिसाल है कि जब हम आवाज़ों को सुनते हैं तो क्या होता है, हमारे कान का जो एयर ड्रम है ना, अब एयर ड्रम देखें, यह नज़र आ रहा है ना आपको, जैसे आवाज़ की लहरें, ये आवाज़ की लहरें हैं। आवाज़ की लहरें जैसे इस तक पहुंचती हैं तो एयर ड्रम जो है वो आगे पीछे की तरफ हरकत करना शुरू कर देता है। अब इसकी जो आगे पीछे की जो मूवमेंट होती है ना स्टूडेंट्स, वो किस में आती है? वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में आती है। अब इसी तरह आपकी एक और मिसाल जो है
वो है कौन सी, अ बॉल प्लेस इन अ बाउल एंड द मोशन ऑफ अ बॉब। यानी आपके पास, हमारे पास क्या होगा कि एक अगर बॉल है उसको हम किसी बाउल में डाल दें, तो बाउल में डालने के बाद स्टूडेंट्स क्या होगा कि वो बाउल के अंदर हरकत करना शुरू कर देगा। कैसे, अगर हम बाउल के शुरू में इसके ऊपर से डालते हैं किसी बॉल को, तो वो पेंदे में जाके रुकेगा नहीं, बल्कि पेंदे के इर्द गिर्द मूव करना शुरू कर देगा। अगर हमने इसकी और डिटेल जाननी है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होती क्या है, तो इसके लिए हमें इसकी 2 मिसालें और देखनी पड़ेंगी। अब वो 2 मिसालें कौन कौन सी हैं, वो है, एक आपके पास जो मिसाल आती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो है एक मैस अटैच्ड टू अ स्प्रिंग, और दूसरी मिसाल आती है मोशन ऑफ अ स्ट्रिंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आप घरों में देखते हैं तो जब आप जो छोटे बच्चे हैं रस्सी टाँपते हैं, तो रस्सी को आप किस तरीके से घुमाते हैं, 2 लड़कियां खड़ी होती हैं, आगे पीछे इसकी हरकत कर रही होती हैं। अब ये जो रस्सी की मूवमेंट भी होती है ना, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की बेस्ट मिसाल है। लेकिन आज के टॉपिक में हमने क्या प्रूव करना है कि जो मोशन अटैच टू अ स्प्रिंग है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ मोशन अटैच टू अ स्प्रिंग। यहाँ पे स्प्रिंग जो है आपके पास नज़र आ रहा है, ये देखें, इसकी मूवमेंट देखें आप। एक स्प्रिंग है, उसको हमने किसी लकड़ी के ब्लॉक से अटैच कर दिया। अब लकड़ी के ब्लॉक से अटैच करने के बाद जितना उसका लकड़ी का ब्लॉक का वज़न है उस हिसाब से स्प्रिंग को वो नीचे खींचता है। खींचने के बाद स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स होती है जिसे रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। वो स्प्रिंग बॉडी को दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाने की कोशिश करती है। जो बॉडी का वज़न है वो नीचे की जानिब और स्प्रिंग की जो फोर्स है वो ऊपर की जानिब हरकत कर रही है। ये तो था ना वर्टिकली हैंग स्प्रिंग। अब हमने यहाँ पे प्रूफ करना है कि जो एक स्प्रिंग है वो हॉरिजॉन्टल टेबल पे पड़ा है, और अगर हम हॉरिजॉन्टल टेबल पे जो स्प्रिंग पड़ा है और उसके साथ बॉडी अटैच कर दें, तो क्या उसकी मोशन भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी। तो इसको साबित करने के लिए स्टूडेंट्स हम पहले इसकी मिसाल को देखते हैं। यहाँ देखें, एक हमारे पास यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि देखें स्टूडेंट, ये आपको तस्वीर नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास एक बॉडी है वो अटैच हो गई है स्प्रिंग के साथ, ठीक है। स्प्रिंग के साथ जब बॉडी अटैच की करेंगे तो अब इस वक्त बॉडी जो है वो रेस्ट पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है। अब यहाँ पे फोर्स भी ज़ीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो स्प्रिंग हमारे साथ जहाँ पे बंधा हुआ है ना, वहाँ से लेके यहाँ जो फासला है, यानी जो बॉडी रेस्ट पोजीशन पे पड़ी है, अब जहाँ बॉडी रेस्ट पोजीशन पे पड़ी है इसको मीन पोजीशन भी कहा जाता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहा जाता है। इस वक्त मीन पोजीशन पर एक्स की वैल्यू 0 है और फोर्स की वैल्यू भी 0 है। मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन वो पोजीशन होती है जहाँ बॉडी इस वक्त रेस्ट की हालत में पाई जाती है। अब स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट पिक्चर की तरफ आओ। अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि हमारे पास जो बॉडी थी ऊपर, उसको हमने प्रेस किया, ठीक है। प्रेस करने पे क्या हुआ कि हमारा जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज़ हो गया, डिस्टेंस जो है वो हमारा डिक्रीज़ हो गई। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो इस वक्त बॉडी रेस्ट पर थी। अब जब हम नीचे आए हैं, यहाँ पे देखिए आपको एरो का निशान नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो फोर्स है ये हमने इसे कंप्रेस किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये फोर्स का जो एरो का साइन है वो फॉरवर्ड ये इस साइड पे क्यों है, जबकि फोर्स तो हम इधर लगा रहे हैं। स्टूडेंट बेशक हम फोर्स इसको प्रेस करवा रही है स्प्रिंग को, लेकिन स्प्रिंग को प्रेस करवाने के दौरान ना एक और फोर्स स्प्रिंग के अंदर स्टोर होती है, एक और फोर्स स्प्रिंग के अंदर स्टोर होती है। वो जो स्टोर फोर्स होती है उसका क्या काम होता है कि जब हम इस बॉडी को रिलीज़ करेंगे, ऐसा देखो नेक्स्ट पिक्चर में, तो वो फोर्स क्या काम करती है, वो फोर्स स्प्रिंग को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है, स्प्रिंग को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ लेकर आती है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि यहाँ पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स की मिकदार यहाँ बढ़ रही है, इसलिए तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो रहा है। इसलिए यहाँ पे हम फोर्स के साइन को पॉजिटिव लेंगे और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको नेगेटिव लेंगे। अब थर्ड केस में आओ। थर्ड केस में जैसे ही हमने यहाँ से फोर्स हटा दी, एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद जो स्प्रिंग है वो आपका रिलैक्स हो गया। यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे बी जो है वो कंप्रेस हो रहा है, बी फिगर में स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है, और सी फिगर में जो स्प्रिंग है वो रिलैक्स पोजीशन पे जा रहा है। यानी अपने रिलैक्स पोजीशन पे जाने के लिए अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है वो,
एक्सपेंड तो कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो मीन पोजीशन पर पहुंचता है हरकत करते हुए तो वापस वो मीन पोजीशन पे रेस्ट की हालत में नहीं आता। मीन पोजीशन पे वो रेस्ट की हालत में बिल्कुल नहीं आता, बल्कि मीन पोजीशन को पास ऑन करके आगे की तरफ मूव कर जाता है। अब जब वो आगे की तरफ मूव करता है तो आप यहाँ देखें कि एक्स जो है वो बढ़ रहा है। एक्स क्या मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, लेकिन जो फोर्स है रिस्टोरिंग फोर्स वो उसको दोबारा अपनी मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रही है। अब मीन पोजीशन की तरफ जब वो लाने की कोशिश कर रही है तो इस तरह क्या होगा, एकदम वो मीन पोजीशन की तरफ ले आएगी नहीं, बल्कि वो मीन पोजीशन के आगे पीछे हरकत करती रहेगी जब तक हमारी दी गई फोर्स उसके पास ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे। मैथमेटिकली प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट्स आपको एक लॉ देखना पड़ेगा। वो लॉ क्या है, हुक्स लॉ। वो लॉ क्या है, हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ क्या है, हुक्स एक साइंटिस्ट था, उसने ये बात डिस्कवर की थी कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं ना, किस पर लगाते हैं फोर्स, स्प्रिंग पर फोर्स लगाते हैं, तो स्प्रिंग पर फोर्स लगाने पे यहाँ पे देखो नज़र आ रही है आपको ये मूवमेंट होती हुई, ये स्प्रिंग पे हमने फोर्स लगाई, ये स्प्रिंग जब फोर्स रिलीज़ की तो वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के इर्द गिर्द और आगे पीछे हरकत कर रहा है। यहाँ देखिए आपको एरो के साइन पे वादे नज़र आ रहे हैं मूवमेंट करते हुए। अब ये जो है ये चीज़ क्या कहती है कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस भी बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, फोर्स कम करेंगे तो डिस्टेंस भी कम होगा। लेकिन ये शर्त कब लागू होती है, जब स्प्रिंग जो है ना इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है वो भी आप देखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। पहले से आप इसकी डेफिनेशन देखें हुक्स लॉ के। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द लेंथ ऑफ एक्स ऑफ द स्प्रिंग। अब यहाँ पे देखो स्प्रिंग की लेंथ चेंज हो रही है ना, स्प्रिंग कभी बड़ा हो रहा है, फिर स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो वो छोटा हो जाता है, स्प्रिंग कंप्रेस होता है तो वो छोटा हो जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अब नेगेटिव साइन का भी आपको पता चल गया है कि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन जो उनकी होती है, अगर हम रिस्टोरिंग फोर्स और वो आपस में अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिस वजह से ये हमारा नेगेटिव साइन अपेयर होता है। नेक्स्ट भी उस पर जाओ तो स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताना था कि एक्स के बारे में तो पता चल गया कि वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, मीन पोजीशन, और के क्या है वो कांस्टेंट है, किसको, स्प्रिंग कांस्टेंट को। स्प्रिंग कांस्टेंट हमारे पास क्या होता है मैथमेटिकली, हम उसी एक्सप्रेशन को अगर रीअरेंज करेंगे तो माइनस एफ ओवर एक्स हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो कि ये वही वाली आपके पास मैथ अटैच टू स्प्रिंग है, तो ये स्प्रिंग के और बॉडी और एक्स जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट, एफ जो है वो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है। अब स्प्रिंग कांस्टेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, द वैल्यू ऑफ के द मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, स्टिफनेस हैव लार्जर वैल्यू ऑफ के एंड सॉफ्ट स्प्रिंग हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ के। अब स्टूडेंट ये बात आपको एमसीक्यूज में भी आ सकती है कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो स्प्रिंग की स्टिफनेस को रिप्रेजेंट करता है। और ये बात आपने याद रखनी है कि अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, लार्ज होगी, तो फिर जो स्टिफनेस है ना उसकी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर कोई स्प्रिंग सॉफ्ट है तो उसका मतलब क्या होगा कि इसकी जो के की वैल्यू है वो स्मॉल है। अब स्टूडेंट्स हमने आपको पहले ये बात भी बताई थी कि हमने ये बात साबित करनी है कि हमारी स्प्रिंग की जो मूवमेंट है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब स्प्रिंग की मूवमेंट को प्रूफ करने के लिए कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, हमने हुक लॉ का जो सहारा लिया था। अब हुक लॉ के साथ साथ हम देखें हुक लॉ पे हमने फोर्स को डिफाइन किया था कि हमारे पास एफ इजिकल टू माइनस के एक्स है। प्रीवियसली आप स्लाइड देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा। अब इसमें हम सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन भी देखते हैं। देखें फोर्स तो लग रही है। अब न्यूटन क्या कहता है कि न्यूटन कहता है कि कोई जिस्म पे फोर्स लगती है तो वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन के होते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 3 का हमने नाम दिया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ नज़र आ रहा है आपको के इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि एफ़ की जगह सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की वैल्यू पुट आउट कर देना। एफ़ की जगह हमने यहाँ पे एम ए को पुट आउट कर दिया, एक्स नीचे एज इट इज रहा, यहाँ से ए की वैल्यू रीअरेंज करके हमने निकाली जो कि माइनस के एम ओवर एक्स की फॉर्म में आई। अब इसका क्या रिजल्ट है, अब देखें स्टूडेंट के
जो के और एम है, के क्या स्प्रिंग कांस्टेंट, एम इज़ द मास ऑफ द बॉडी, ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है ना, ये चेंज नहीं होती। ठीक, तो अगर ये चेंज नहीं होती तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स। अब यहाँ नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो मीन पोजीशन की तरफ है। ठीक, तो अब इसको रिजल्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन of mass attached to a spring is directly proportional to the displacement from the mean position. Hence, the horizontal motion of mass spring system is an example of simple harmonic motion. तो स्टूडेंट्स, ये आज आपका लेक्चर था। ठीक है, पहला लेक्चर था 10th क्लास की फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का। इंशाल्लाह हम आपको मोर वीडियोस जो उनसे हैं वक्त के साथ साथ अपलोड कर देंगे मोमिन अल मारूफ चैनल पर। तो अगर आपको मोमिन अल मारूफ चैनल पे और एजुकेशनल वीडियोस आप उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन दिया जाए। बहुत शुक्रिया। अपनी राय के इजहार के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखिए, और कोई बात समझ नहीं आती, कोई क्वेश्चन है, तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।